नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। जिन 5 बड़ी खबरों पर उत्तराखंड की हम नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2016 के बाद जारी की अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की भर्ती। 30 अगस्त तक आवेदन की समय सीमा। उत्तराखंड सरकार ने 1 सप्ताह और बढ़ाया कोविड कर्फ्यू। 17 अगस्त तक रहेगा जारी। पुरानी गाइडलाइन रहेंगी यथावत। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से बड़ी मुश्किलें। भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद। खोलने का काम भी लगातार जारी। चारधाम देवस्थान बोर्ड के खिलाफ 17 अगस्त से तीर्थ पुरोहित करेंगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा धरना। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने किया सचिवालय कूच। स्वास्थ्य विभाग का पुतला फूंक कर भी जताया विरोध। चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी की। और आज की टॉप स्टोरी में उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो कि काफी लंबे समय से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रदेश की जो प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है पीसीएस, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए 2016 के बाद पहली बार खुशखबरी आई है। 2016 के बाद उत्तराखंड में लोअर पीसीएस और अब अपर पीसीएस भी दोनों ही भर्तियों की विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस की। लोअर पीसीएस का विज्ञापन 9 तारीख को निकल गया था। लोअर पीसीएस में करीब 190 पद हैं जिन पर भर्ती होनी है और इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो अभी बताई गई है वो 29 अगस्त तक बताई गई है। 29 अगस्त तक इसके आवेदन किए जा सकेंगे। तो जो लोअर पीसीएस के 190 रिक्त पद हैं, इनमें क्योंकि सबसे जो पॉपुलर पद होता है एनटी का होता है, नायब तहसीलदार का होता है, तो एनटी के 35 पद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 9 पद, उप कार्यपाल के 27 पद, पूर्ति निरीक्षक के 28 पद, इसके अलावा विपणन निरीक्षक के 50 पद, आबकारी निरीक्षक के 10 पद, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद, कर निरीक्षक के 2 पद और गन्ना विकास निरीक्षक के 23 पद इसमें शामिल हैं। और ukpsc.gov.in से आप इसकी विज्ञप्ति को देख सकते हैं। विस्तृत जो डिटेल्स है, विस्तृत जो जानकारियां हैं वो वहां से देख सकते हैं। और इसी वेबसाइट से, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ही आप इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। तो 29 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तिथि बताई गई है। 35 नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती होनी है, यानी कि लोअर पीसीएस की ये भर्ती जिसका विज्ञापन जारी किया गया है। और आप इसको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं। अब बात करेंगे अपर पीसीएस की। इसके बाद अपर पीसीएस की भी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है इसमें। लेकिन इस बार एक खास बात इस विज्ञापन में नजर ये आती है कि इसमें एसडीएम का कोई भी पद दर्शाया नहीं गया है। हालांकि डीएसपी का इसमें पद दर्शाया गया है, लेकिन एसडीएम का अभी तक कोई पद इसमें दर्शाया नहीं गया है। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 यानी कि अपर पीसीएस, जिसका इंतजार युवाओं को, छात्र छात्राओं को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको 2016 से था। 2016 के बाद ये भर्ती निकली नहीं थी, लेकिन अब इसकी विज्ञप्ति जो है ये जारी कर दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप विस्तृत इसका विज्ञापन देख सकते हैं, इसके दिशा निर्देश देख सकते हैं, क्या क्या इसमें आहर्ताएं ली गई हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 10 अगस्त को दर्शाई गई है और इसके आवेदन की अंतिम तिथि, अपर पीसीएस के आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 को दिखाई गई है। इसके अलावा इसमें जो परीक्षा शुल्क, जो एग्जाम फीस है, उसको जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 अगस्त 2021 को है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी भी इसे कहा जा सकता है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक के 10 पदों पर भर्ती है। इसमें एसडीएम का कोई भी पद अभी दिखाया नहीं गया है जो विज्ञप्ति है। हालांकि ये लिखा गया है कि जो रिक्तियों का विवरण है वो कंडीशन के हिसाब से और आखिरी समय के हिसाब से घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें एसडीएम का कोई पद दर्शाया नहीं गया है। और इसके अलावा वित्त अधिकारी का पद इसमें है। इसमें 18 पदों पर भर्ती होनी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग में एआरटीओ के 11 पद हैं। इसके अलावा सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधन, सूक्ष्म, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विभाग में 17 पद हैं। जलापूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता के विभाग में 4 पद हैं। तो इस तरह से ये भर्ती है। इसका विस्तृत विवरण आप ukpsc.gov.in पर देख सकते हैं। वहाँ पर इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की ये विज्ञप्तियाँ जारी कर दी गई हैं। पद जैसा कि मैंने आपको बताया 190 के करीब लोअर पीसीएस में है और 224 के करीब पद जो फिलहाल अपर पीसीएस में दिखाए गए हैं वो हैं। तो 224 पदों में, हालांकि इसमें एसडीएम का पद अभी दिखाया नहीं गया विज्ञप्ति में, लेकिन ये आप 30 तारीख तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आवेदन को अपना जमा करवा सकते हैं। 30 तारीख इसकी आखिरी तारीख है। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं ukpsc.gov.in पर। वहां पर आप विस्तृत रूप से इसकी विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद हैं और क्या क्या हड़ताएं हैं। तमाम जो चीज़ आपको जाननी है आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोविड कर्फ्यू की। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को सरकार ने फिलहाल 1 हफ्ता और आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अब 17 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इस
सप्ताह में जो कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस है उनमें ना तो कोई नई बंदिश है और ना ही किसी पाबंदी को हटाया गया है, यानी कि जो गाइडलाइन इससे पहले यथावत थी वही यथावत इस बार भी रहेंगी। इस संबंध में गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है, एसओपी को जारी कर दिया गया है। तो बंदिशें जो पहले थी वही बरकरार रहेंगी, जैसे कि कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश किया जा सकता है, जिसको पिछली बार बदल दिया गया था। हालांकि पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को लाना जरूरी था, लेकिन अब जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग गई है और 15 दिन पुराना उनके पास सर्टिफिकेट है, वो लोग प्रदेश में आ सकते हैं। तो इसके साथ ही जिन लोगों को कोविड की दोनों वैक्सीन नहीं लगी है, वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है, उनके लिए अभी भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। विवाह समारोह 50 लोग, शव यात्रा 50 लोग, होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे और जो गतिविधियां पहले संचालित होती थी वो संचालित रहेंगी। जिनको खोला गया था वो खुली ही रहेंगी, जिनको बंद रखा गया था वो बंद ही रहेंगी। इसके अलावा कोई और नई बात इस गाइडलाइन में नजर नहीं आती है। लेकिन बहरहाल 17 अगस्त को सुबह 6 बजे तक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मौसम को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। हालांकि आने वाले 1-2 दिन और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बारिश के चलते भूस्खलन और भूस्खलन से कई जो सड़कें हैं वो बंद हो चली हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको खोलने का काम भी उसी रफ्तार के साथ लगातार जारी है। अधिकतम जगहों पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको जैसे ही वो बंद हो जाते हैं तो वैसे ही उन्हें खोला जाता है, यातायात के लिए सुचारू उन्हें कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो ग्रामीण मोटर मार्ग है, लिंक सड़कें हैं, वो लगातार बंद है। उनको खोलने में काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्गों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें जल्द से जल्द सुचारू करवाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कई जिलों में कई ऐसी ग्रामीण सड़कें हैं, छोटे छोटे गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जो कि भूस्खलन के चलते अभी भी बंद हैं। इन सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में इसी तरह से स्थिति देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़ की भी हमने आपको कल स्थिति दिखाई थी, चमोली की भी आपको स्थिति दिखाई थी। टिहरी में भी इसी तरह से बारिश के चलते सड़कें काफ़ी ज़्यादा बंद हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे कि NH58 है, इनको जैसे ही ये बंद हो रहे हैं वैसे ही इन्हें खोल दिया जा रहा है। NH 108 को भी, NH94 को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल ये भी बंद है। और जो ग्रामीण सड़कें हैं, चमोली जिले में करीब 44 ग्रामीण सड़कें हैं जो कि बंद चल रही है। प्रदेश भर में करीब 130 के करीब ऐसी सड़कें हैं जो कि बंद चल रही हैं, ग्रामीण सड़कें हैं। इनको भी खोलने का काम लगातार चल रहा है। पौड़ी की अगर बात करें तो NH 58 खुला है, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें अन्य हैं वो इस वक्त बंद चल रही हैं। टिहरी जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको यातायात के लिए खोल दिया गया है। और जबकि यहाँ पर भी कई ग्रामीण सड़कें ऐसी हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों तक जाती हैं, वो अभी भी बंद हैं। जो बारिश लगातार हो रही है उससे नदियों का जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हरिद्वार में नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इसके अलावा ऋषिकेश में भी जो घाट हैं उन घाट के ऊपर तक गंगा नदी का जो जलस्तर है वो पहुँच चुका है। आरती स्थल जो त्रिवेणी घाट पर है वो भी जलमग्न हो गया, इतना ज़्यादा नदी का जलस्तर बढ़ गया। तो इसी तरह की स्थितियाँ प्रदेश भर में लगातार चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना यह है कि 1-2 दिन और ऐसी ही बारिश रह सकती है। ऐसे में सतर्क रहने की भी आवश्यकता है और सुरक्षित रहने की भी आवश्यकता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की। दरअसल उत्तराखंड में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक लगातार तीर्थ पुरोहित और जो हकूकधारी हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि इस मामले पर पुनर्विचार होगा नहीं होगा कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकार का कहना यह भी है कि इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड है इसका विरोध फिर भी लगातार जारी है। जो तीर्थ पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं, उनका विरोध प्रदर्शन लगातार इस पर चलता आ रहा है। तो वहीं प्रदेश में ये कहा गया है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, जो महापंचायत है हकूकधारियों की, उनकी तरफ से ये कहा कि 17 अगस्त से पूरे प्रदेश में, यानी कि पूरे प्रदेश भर में, उत्तराखंड में हर जगह पर एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जो कि 17 तारीख से शुरू होगा। 17 अगस्त के बाद ये अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध जताया जाएगा और इसको जल्द से जल्द भंग करने के लिए सरकार से मांग की जाएगी। तीर्थ पुरोहितों ने यह भी कहा कि सरकार लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनको लगातार धोखे में रख रही है, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो बहरहाल कुल मिलाकर के खबर ये कि 17 तारीख से जो तीर्थ पुरोहित हकूकधारी हैं 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर अपना विरोध जताएंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रदेश की आशा कार्यकर्तियों की। दरअसल अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर देहरादून में आशा कार्यकर्तियों ने सचिवालय कूच किया। सचिवालय कूच के दौरान हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया, पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की झड़प भी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी आशा कार्यकर्तियां बारिश के बावजूद भी वहां पर डटी रही। उनकी मांग यही थी कि उनकी जो 21 सूत्रीय मांगे हैं उन पर विचार किया जाए, उन पर गौर किया जाए। इसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड की है तो वो भी आप जान लीजिए। नियत मानदेय दिया जाए, प्रोत्साहन राशि दी जाए, भत्तों का नियमित भुगतान किया जाए। तो ये इसके साथ 21 सूत्रीय मांगे आशा कार्यकर्तियों की हैं। देहरादून में इन्होंने सचिवालय कूच किया। जो अन्य
संगठन इनके हैं आशा कार्यकर्तियों के। इन्होंने अपने अपने अलग अलग सीएमओ कार्यालय पर और अस्पतालों के सामने स्वास्थ्य विभाग के पुतले फूंक कर अपना विरोध जताया है। इनकी मुलाकात जो आशा कार्यकर्तियां, इनका धरना क्योंकि देर शाम तक लगातार जारी रहा था, मुलाकात इनकी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से भी हुई, स्वास्थ्य सचिव से भी हुई, महानिदेशक से भी हुई। लेकिन इस मुलाकात से क्या कोई रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, कहना काफी मुश्किल है। तो आशा कार्यकर्तियों का कहना यह है कि उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम 18,000 रुपए मानदेय दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा उन्हें दिया जाए, 5 लाख का बीमा दिया जाए, वेज बोर्ड का गठन किया जाए, पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अधिकतम आयु सीमा 60 साल की जाए, आशाओं को प्रत्येक कार्य का नियमित भुगतान और जो उनकी अन्य मांगे हैं इसको लेकर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए। तो ये मांगे आशा कार्यकर्तियों की हैं। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने सचिवालय कूच किया। हालांकि सचिवालय कूच के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, लेकिन नज़र इस पर कि कब आशा कार्यकर्तियों की सरकार सुनती है, उनकी मांगों को पूरा करती है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।